वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी स्पार्क स्पोर्ट। आज भी हमारे साथ शुएब भाई मौजूद हैं और आज हम एक नई जगह पर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आज मैच था तो हमने कहा आज यहाँ से ही प्रोग्राम करते हैं। तो बात करेंगे जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें कल बहुत ही एक ज़बरदस्त मैच हुआ है। बल्कि ज़बरदस्त मैच तो अपनी जगह पे होगा, ज़बरदस्त बारी हुई है जो कि मैक्सवेल ने की है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। और वन साइडेड मैच नज़र आ रहा था कि एक जानिब 91 स्कोर पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन अकेले तनहा पूरी जो उन्होंने मुकाबला किया अफ़गानिस्तान के स्पिनर का, फास्ट बॉलर का, मूवमेंट का, और इवन के जो क्राउड था वो भी अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की फेवर में बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं थे, लेकिन मैक्सवेल ने एक जो वर्ल्ड कप की आज तक अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं सबसे आला जो इनिंग्स खेली है। तो ये 201 स्कोर नॉट आउट, और मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप के अंदर पहली 100 भी हुई है जो वर्ल्ड कप के मैचेस में। तो शुएब भाई से बात करेंगे। शुएब भाई, कल आपने मैच देखा होगा, बल्कि कल तो जिस बंदे को पता चल रहा था वो टीवी के आगे से उठा ही नहीं है। और क्या क्लास का मैच हुआ है और क्या इनिंग्स खेली है, और इनिंग्स के साथ साथ उनकी जो अपनी ज़ाती फ़िटनेस के हवाले से बात करें, उनको क्रैम्प्स पड़ गए थे एक टाइम पे, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था, सिंगल ही नहीं कर रहे थे। सारे उन्होंने बाउंड्री से स्कोर किए हैं। तो क्या आप उनकी, पहले तो हम उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैक्सवेल को और ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो कि एक ऐसा मैच जो कि आप यूँ कह लें कि सालों नहीं बल्कि शायद ही कभी दोबारा देखने को मिले, कि वन साइडेड मैच जो था वो एक हाथ से उठा के उन्होंने दूसरे हाथ पे ले गए, और उसके बावजूद कि वो इंजर्ड थे और वो भाग भी नहीं प्रॉपर तरीके से सकते थे, इंजरी होने के बावजूद उन्होंने इस तरीके से जिस तरीके से धुलाई की है उन्होंने अफ़गानी बॉलरों की, तो बड़ा देख के इंजॉय किया। बहुत हमें मज़ा आया है कि क्रिकेट को जो है उन्होंने इस तरीके से, वो कल ऐसा लग रहा था, और जो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो लोग तारीफ़ों के पुल बांधे हुए थे, तो बड़ा देख के दिल को खुशी हुई है। तो सारा क्रेडिट जो है वो मैक्सवेल को जाता है। कल का दिन जो है वो मैक्सवेल के नाम था। अच्छा, एक 1983 के एक मैच में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेली थी 175 नॉट आउट की इनिंग्स। उस वक्त भी वन साइडेड मैच हो गया था और कपिल देव थे वो बैट्समैन, और वो भी वन साइडेड मैच जीता था। उसके बाद ये 2003 यानी 40 साल के बाद ऐसी इनिंग्स देखने में मिली है वर्ल्ड कप। वैसे जो ओडीआई में तो नज़र आती रहती है, लेकिन कल आउट क्लास इनिंग्स थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो आईसीसी के रूल्स हैं। कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जो कि उनको रिव्यू करना चाहिए, उनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि कुछ रूल्स, जैसे कि उस दिन टाइम आउट वाला था, वो एक खामखा का एक मुतनाज़ा एक बात बन गई दोनों टीमों और दोनों मुल्कों के भी। लाजमी बात है कि जो लोग घर बैठे होंगे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होंगे। तो ये जो रनर वाला जो एक टॉपिक है जिसको बैन कर दिया आईसीसी ने, देखें, एक बंदा पहले ही अनफिट हो उसकी और बात है, एक बंदे ने पहले फील्डिंग की है, बॉलिंग भी की है, और दौरान मैच क्योंकि गर्मी की वजह से क्रैम्प पड़ जाते हैं, आपको पता है पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में तो रनर की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि आपका प्लेयर 70% 80% है, उसको मैच खिला दें और जब बारी करे तो वो रनर के साथ आ जाए। तो यहाँ पर तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल थोड़े से रूल रिलैक्स नहीं करने चाहिए आईसीसी को। देखिए, इसमें ये चीज़ है कि अगर इसमें रिवाइज़ अगर किया गया ना इसको, तो फिर ये पहले भी ये इस तरह के इश्यूज़ चलते रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये जो है ये रूल्स अगर इन्होंने रखा हुआ है, इसको देखना ज़रूर चाहिए कि अगर एक फ़िट जो बॉलर है या बैटर है या XYZ फील्डर है, कोई भी है, तो अगर वो ड्यूरिंग द मैच अगर अनफिट हो जाता है तो उसको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जो है वो ज़रूर तो मिलनी चाहिए। क्योंकि अब आप, जैसा कि अभी आपने कहा कि पूरा मैच उन्होंने खेला है, फील्डिंग की है, तो कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन अचानक से जो है उनको वो क्रैम्प्स जो है वो पड़ गए थे। तो इस सूरत हाल में आईसीसी को ज़रूर इस पे जो है वो नोटिस लेना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेट हल निकालना चाहिए। रिलैक्सेशन जो है वो प्लेयर्स को लाजमी तौर पे मिलनी चाहिए। आप देख लें कि रिलैक्सेशन उनको नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया और भरपूर तरीके से उन्होंने अपना खेल पेश किया। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि इस मामले में ज़रूर जो है वो नज़रसानी आईसीसी को करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया जो आईसीसी के या दीगर मामला। कल एक बहुत अहम मैच होने जा रहा है। एक मैच आज हो रहा है इंग्लैंड और गालिबन इंग्लैंड के साथ दूसरी टीम नीदरलैंड है।
तो इन दोनों का जो मैच हो रहा है रैंकिंग पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड 10वें नंबर पे है। और अगर इंग्लैंड अपनी जो पोजीशन है इसको बेहतर कर लेता है तो इंग्लैंड के लिए सिर्फ जो एक रास्ता खुलेगा वो जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी है उसके लिए। अगर खुदा ना खास्ता इंग्लैंड यहाँ से भी हार गया और अगला मैच उसका एक ही रह जाएगा जो कि पाकिस्तान के साथ है, तो इतनी बड़ी टीम जैसे इस दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर से वेस्ट इंडीज़ गायब है जो कि 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन है, फाइनल भी खेला है एक इसके अलावा, तो ये क्रिकेट किस जानिब जा रही है जो बड़ी टीमें, और खाली ये नहीं है कि वो बड़ी टीमें हैं, परफॉर्मर भी हैं। एक आधा कोई टूर्नामेंट गलत खेल के तो इतने बड़े एक इवेंट से महरूम हो जाना, इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा सवालात नहीं उठते? बिल्कुल सवालात उठते हैं इस पे, और इसमें मैं यही कहूँगा कि देखें, जैसा कि आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो थी वो भी इसी तरह बैकफुट पे चली गई थी एक टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी क्रिकेट को खड़ा किया और दोबारा जो है उसको इस दहाने पर ले आए कि आप कल की जो परफॉर्मेंस है आप देख लें। और कल के अलावा भी अगर आप पीछे चले जाएँ 5, 7, 8 साल पहले पीछे जाएँ आप, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसका वही हाल हो गया था जैसा कि अभी इंग्लैंड की टीम का है। लेकिन उनके जो मैनेजमेंट थी, जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड था, उन्होंने उस पर वाज़ेह तौर पे जो है उस पर मेहनत की और दोबारा से जो है प्लेयर्स को उनकी जगह पे ला के खड़ा किया, और उनको ऐसी प्लानिंग के तहत उन्होंने काम किया है कि जिसकी वजह से आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दोबारा से खड़ी हो गई है। वेस्ट इंडीज़ का हाल आप देख लें, आपके सामने ही है, 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन है, वो इसमें कर ही नहीं सकी, इसको आ ही नहीं सकी। और इस टाइम इंग्लैंड के ऊपर भी यही हाल चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस जो इंग्लैंड बोर्ड है उनको इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि जिसका जो क्रिकेट जो है, जिसका खेल है घर का बुनियादी तौर पे, और उसके बाद उनकी पोजीशन आप देख लें कि क्या बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से जो है ये लाजमी तौर पे इंग्लैंड को सोचना चाहिए और ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो दें ताकि ये जो क्रिकेट इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है ये दोबारा जो है वो उभर के सामने आ सके। जी बिल्कुल, देखिए सबसे जो बेहतरीन स्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में शायद मेरे ख्याल से इंग्लैंड के पास ही है, उसके बाद अब जाके इंडिया को उसके करीब करीब पहुंचा है। लेकिन जो प्लेयर परफॉर्मेंस होती है वो कभी अप डाउन चलती रहती है, जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स थे बिल्कुल फिट नहीं थे या अनफिट हो गए या फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, सेम सिचुएशन वहाँ पे है। लेकिन उनके बड़े बड़े नाम हैं, 2003 में हमारे साथ भी यही हुआ था, हमारे बहुत बड़े बड़े नाम थे और हम उन्हीं नामों के वज़न की वजह से ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। अच्छा, कल एक बात रह गई थी हमारी, जो मैच था अफ़गानिस्तान का, अगर ये अफ़गानिस्तान मैच जीत जाता तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सबब बन सकता था, लेकिन वो नहीं जीता। तो अब अफ़गानिस्तान के पास अभी भी चांस है, उनका एक मैच साउथ अफ्रीका के साथ है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अभी भी वो पोजीशन जो उनकी है ना चौथी, उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कंफर्म हो गया है, साउथ अफ्रीका और इंडिया पहले ही कंफर्म थे, अब 3 टीमें और एक पोजीशन है। कल का मैच बड़ी हद तक वाज़ह कर देगा इसको, क्योंकि इन तीनों में से जो रन रेट बेहतर है वो न्यूजीलैंड का ही है। अगर कल बारिश हो जाती है या न्यूजीलैंड हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 90% वो रास्ता खुल जाएगा, और सिर्फ उसको इंग्लैंड को एक सिंपल एक हराना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई मार्जिन या रन रेट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी जानिब अगर जिस तरह कल अफ़गानिस्तान ने पकड़ लिए थे उनके 7 बैट्समैन 91 पर, अगर वो भी 100 या 120 पर आउट कर जाते, 150 से जीत जाते, तो वो तो इन दोनों का जंप करके रन रेट के साथ ऊपर आ जाते। और अभी साउथ अफ्रीका के साथ भी है, साउथ अफ्रीका भी अपना आखिरी मैच हारा हुआ है, तो यानी कि अभी भी हम ओपन नहीं कह सकते जो पोजीशन है। बाकी टीमों का तो क्लियर हो गया कि अब ये सिर्फ 3 टीमें ऊपर चलेगी और पीछे सिर्फ ये 3 टीमें हैं जो कि क्वालिफाई कर सकती हैं, इनमें से भी एक, तो यानी कि 10 में से 4 टीमें तो बाहर होगी। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि कल से आप क्या लेंगे, नॉकआउट सिस्टम शुरू हो गया है वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, उसमें ये होगा कि कल का जो मैच होगा उसमें काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर जो है हो जाएगी, पोजीशन वाज़े तौर पे हो जाएगी कि कौन सी 4 टीमें जो हैं वो फाइनलिस्ट होंगी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का मैच जो होगा उससे क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 1-2 दिन में जो ये मैचेस रह गए हैं, इनमें जो है जो फाइनलिस्ट जो 4 टीमें होंगी जो जिन्होंने सेमीफाइनल खेलना है, जिनमें से 3 तो क्लियर हो चुकी हैं, जो एक टीम खेलेगी इन 3 टीमों में से जो भी एक होगी वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगी और पता लग जाएगा कि उसमें कौन सी टीम जो है वो सामने आ रही है। चलें, ये तो इसके लिए हमें कल, परसों और उससे अगले दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कल न्यूजीलैंड का मैच है, परसों गालबन उसका अफ़गानिस्तान का मैच है और फिर 11 तारीख को पाकिस्तान का मैच है और 12 तारीख को एक अनरैंकिंग टीम के साथ इंडिया का मैच है, नीदरलैंड और इंडिया का, उसका
इस जो टेबल है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताहम अब जो एक अहम बात जिसको हम 4 दिन पहले भी बात कर चुके हैं, उससे पहले भी करते रहे हैं, बाबर आज़म जो थे वो अपनी ओडीआई में जो टॉप पोजीशन थी, पहली पोजीशन 2.5 साल उस पे रहे हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बरकरार नहीं रख सके और आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इंडिया के शुभमन गिल ऊपर आ गए हैं पहली पोजीशन पर। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बाबर आज़म का ये गुज़िश्ता साल गुज़रा है जब से ये कप्तान रहे हैं, कप्तान तो पहले भी थे, लेकिन ये जो ऐसी सिचुएशन थी या बोर्ड की वजह से उनके ऊपर प्रेशर था या कोई और वजह है कि वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके। और एक पाकिस्तान का एक एजाज़ था कि रिजवान और ये ही हैं जो टॉप 10 में नज़र आते थे और अब बाबर भी एक किस्म के आप कह लेंगे 2 नंबर पोजीशन पे आ गए हैं। तो क्या बाबर आज़म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या उसके अंदर जो बोर्ड के मामलात हैं वो बाबर आज़म के ऊपर हावी हो रहे हैं या बाबर आज़म के ऊपर कोई और मसाइल हैं? देखिए उसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ें जो हैं ये लगी रहती हैं। एक टाइम पे आप देखें कि विराट कोहली जो था वो नंबर 1 रैंकिंग पे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोहली अब उसमें कुछ भी नहीं रहा। ये चीज़ अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। अभी वो गिल की परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो कुछ पॉइंट्स के साथ वो 1 नंबर पे आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। हमारे जो मसले मसाइल हैं वो तो हैं, देखें उसमें तो कोई 2 बातें नहीं हैं। कप्तानी के इश्यूज़ चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, हो सकता है बाबर पे प्रेशर भी हो तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में भी असरअंदाज हो सकता है, लेकिन बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इंशाल्लाह दोबारा जो है वो अपना फोकस दोबारा इस पे अभी भी कर रहे हैं और भी मज़ीद करेंगे और कोशिश करेंगे अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर दोबारा लाने की। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है, प्लेयर्स ऊपर नीचे रैंकिंग में हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन देखें बाबर आज़म की नंबर 1 पोजीशन, रिजवान की तीसरी चौथी पोजीशन, शाहीन आफरीदी की बॉलिंग में नंबर 1 पोजीशन, उसके साथ अगर आप कह लें कि हारिस रऊफ़ 150 प्लस का है, लेकिन इसका जो कंपैरेटिवली या मजमूई तौर पर फ़ायदा पाकिस्तानी टीम के अंदर क्यों नहीं आ रहा? ये एक चीज़ें देखिए, अगर हमारे इतने वर्ल्ड क्लास एक इंटरनेशनल इदारे उनको मान रहे हैं तो वो क्या वजह है कि इस वर्ल्ड कप में आगे बिल्कुल डाउन चले गए हैं? बस सर जी बात यही है ना कि हम खुद ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार हमारी जो टीम है इसको सेमीफाइनल के लिए इस तरह अगर मगर पे नहीं जाना चाहिए था। ये ऐसी टीम है कि बिल्कुल भी इजीली सेमीफाइनल में जाती और सेमीफाइनल खेलती, लेकिन आप ये देख लें कि इनको कैसी कैसी टीमों का मुताज होना पड़ गया। रैंकिंग आप इनकी देख लें, इनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, तो ये सब कुछ जो है यही चीज़ें बता रहा है कि हमारी शायद वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छे से नहीं थी। अगर हमारी तैयारी अच्छे से होती तो शायद ये पोजीशन ना होती। आपके सामने ही है, बैकअप के तौर पे हमारे पास प्लेयर नहीं है। ये भी एक तैयारी का हिस्सा ही होता है कि आपका जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या वो मैच में अवेलेबल नहीं होता तो बैकअप के तौर पे ऐसा आपके पास प्लेयर होना चाहिए कि आपकी टीम को की साख को नुकसान ना पहुँचे। आपके पास बैकअप के तौर पे है ही नहीं है, वही 2-4 प्लेयर हैं, उन्हीं का जो है ना वो आप रंग अलापते हैं कि बैटिंग में जो है बाबर आज़म है, रिजवान है, बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ़ हैं। किसी इसके अलावा आपके पास कोई बैकअप है ही नहीं है। पीछे आप हसन अली को आप लेके चले गए हैं, जबकि आप देख रहे हैं उनको काफ़ी सालों से वो रेस्ट पे थे, एकदम से आपने उनको वर्ल्ड कप दिला दिया। तो बात ये है कि ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है ना। ये हमें मैनेजमेंट को चाहिए, हमारे बोर्ड को चाहिए कि बैकअप के तौर पे हमारे पास लाजमी प्लेयर होने चाहिए। और बैकअप से पहले जो ग्रास रूट लेवल है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल जब तक आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप बैकअप के तौर पर प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास बैकअप एक इसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और वही जो हालात हैं पीसीबी के भी नज़र आ रहे हैं, जो कि एक वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड होता था हमारा। और लेकिन अब जो हमारे यहाँ हॉकी का हाल है, जो हमारे यहाँ फ़ुटबॉल का हाल है और अब जो पीसीबी है, तकरीबन मिलता जुलता हाल उनका भी हो रहा है, क्योंकि सियासत जिस भी इदारे में आ जाए तो ऐसे ही नताइज सामने आते हैं। अच्छे भले हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, ना हमारे पास फ़ुटबॉल के टैलेंट की कमी है, ना हॉकी के टैलेंट की कमी है, लेकिन कमी सिर्फ इस वजह से है कि जब प्लेयर होता है जिसकी जगह होती है उसको नहीं खिलाया जाता, वो बाहर बैठा होता है या टीम में नहीं होता, उसकी जगह पे पर्ची आ जाती है या फिर मनपसंद प्लेयर्स को खिलाया जाएगा, तो ऐसे ही रिज़ल्ट आते रहेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए कल तक इंतज़ार करें, क्योंकि कल बहुत अहम मैच होने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की आइंदा की पोजीशन भी वाज़िया हो जाएगी।